हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा फ्रेम को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज सबसे पहला चीज़ हम सीखेंगे कि कैसे हम एक CSV फाइल से डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले एक एक्सेल ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल डेटा लिख के रखा है, उसे मैंने पेस्ट कर दिया क्योंकि इसे लिखने में काफ़ी समय लगेगा। CSV फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। मतलब ये जो भी मैंने वैल्यू लिखा है, ये जब आप चेक करोगे तो सारा वैल्यू जो है कॉमा सेपरेटेड आपको दिखाई देगा। अगर हम इसे नोटपैड में ओपन करते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो चलिए इसको हम जो है सेव करते हैं। ठीक है, तो सेव करने के लिए क्या करना होगा, मुझे फाइल में जाना होगा, सेव एज में जाना होगा, एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा, किस नाम से आप इस पार्टिकुलर CSV फाइल को सेव करना चाहते हैं। मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और नाम में मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि डेटा नाम से मैं मान लिया यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूँगा डेटा। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान देना है, नीचे टाइप में, फाइल टाइप में आपको जो है सेलेक्ट करना है CSV कॉमा डिलिमिटेड जो लिखा हुआ है आपका। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है और सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे कुछ एरर नोटिफिकेशन आएगा, उसको यस कर देना है। फिर इसको क्लोज़ करोगे, फिर से पूछेगा तो फिर से उसको यस करके सेव पे क्लिक कर दो। रिप्लेस के लिए पूछ रहा है, यस कर दो और फिर से यस पे क्लिक करोगे, वो बन गया, तुम्हारा CSV फाइल बन चुका है। ठीक है, अब देखिए मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। यही सारा फाइल है, इसका नाम जो है डेटा नाम से सेव है। ठीक है, इसे मैं नोटपैड से ओपन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे ही नोटपैड से ओपन करेंगे, ये कॉमा सेपरेटेड दिख रहा है आपको, वैल्यू फर्स्ट के बाद कॉमा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, सब कॉमा सेपरेटेड है। ठीक है, तो यहाँ कॉमा के बदले कोई और सेपरेटर भी आप यूज कर सकते हो CSV में। आगे हम लोग देखेंगे कैसे हम सेपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक फ़ाइल तैयार है, डेटा तैयार है। अब इस डेटा से हमको बनाना है क्या, डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम अपने स्पाइडर में आ गए हैं और यहाँ हमें जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट पांडाज SPD फिर से लिखना होगा। PD जो है नेम स्पेस हो गया यहाँ पे, और कोई भी एक वेरिएबल हम ले लेते हैं जिसमें कि हम डेटा फ्रेम को लाएंगे। तो वेरिएबल का नाम भी जो है मैं डेटा ही लिख देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि डेटा नाम से मैंने CSV बनाया तो यहाँ डेटा ही लिखना होगा, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने डेटा लिख दिया और PD.read CSV ये फंक्शन हमको यूज़ करना पड़ेगा, PD.read CSV। अब रीड CSV लिखने के बाद जब आप इसका पैरेंथेसिस ओपन करते हो तो वहाँ डबल कोट्स में हमें वो पाथ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो फाइल का पाथ है और सेपरेटर भी दिख रहा है। ठीक है, तो चाहो तो आप यहाँ सेपरेटर में बाय डिफ़ॉल्ट देखिए कॉमा होता है, लेकिन आप चाहो तो उसको किसी और पार्टिकुलर सिंबल से भी उसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे उस पार्टिकुलर फाइल का पाथ डालना है। पाथ हमें कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हमें फिर से जो है उस पार्टिकुलर फाइल में जाना पड़ेगा और वहाँ मैं बताता हूँ कि फ़ाइल का पाथ कहाँ से आपको मिल सकता है। तो इस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे आप देखिए सिक्योरिटी ऑप्शन, उसमें जाइए। इसमें जो आपका फ़ाइल का पाथ ऊपर दिख जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ देख रहे हो फाइल का नाम .csv, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल का पूरा पाथ आपका आ चुका है। अब एक डेटा फ्रेम मुझे बनाना होगा। ये डेटा आ गया मेरे पास, अब डेटा फ्रेम बनाना है। तो डेटा फ्रेम के लिए हम वही PD.डेटा फ्रेम लिखेंगे जिसमें D और F कैपिटल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे डेटा पास कर देना है, तो ये मेरा डेटा फ्रेम में आ गया वो डेटा। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं DF को कि ये कैसा आउटपुट आता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा, ये जो CSV का पाथ हमने डाला है उसमें जो बैकवर्ड स्लैश मैंने लिखा है, ठीक है, इसकी वजह से एक एरर आएगा। अभी देखिए यहाँ पे जो है एरर आ गया ट्रंकेटेड, ये आपका जो है बैकवर्ड स्लैश स्केप एरर आ रहा है, स्केप सीक्वेंस एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये एरर को दूर करने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ डबल कर देना है। जितना भी बैकवर्ड स्लैश है आपके पाथ में सबको डबल कर देना है, बस इतना ही करना है आपको। देखिए आपका पूरा डेटा फ्रेम आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है इसका कॉलम बन गया और ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है उसका रो नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से आप CSV फाइल से जो है एक डेटा फ्रेम बना सकते हो। इसके लिए PD.read_CSV फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि कॉलम किस तरह से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास 5 कॉलम हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ।
मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और नया कॉलम ऐड करूँ, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल मैं ले लेता हूँ new_col, मतलब नया कॉलम नाम का एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। और चूँकि कॉलम ले रहे हैं हम, तो कॉलम में कुछ वैल्यू भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कॉलम में वैल्यू डाल देता हूँ। मैं एक नेक्स्ट कॉलम ऐड करूँगा 6 नाम का, तो उसमें वैल्यू मेरा 51 से 60 तक आएगा। तो मैं यहाँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चला देता हूँ x for x इन रेंज, और 50 से मुझे जो है ये 51 से लेना है 60 तक, तो मैं 51 से 61 रेंज डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये नया जो कॉलम बनेगा उसके लिए मेरा डेटा तैयार है, ठीक है। न्यू कॉलम डेटा तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, उस कॉलम का नाम देना है। क्या देना होगा, तो मैं यहाँ df लिखता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में मैं पास कर देता हूँ 6th। तो कॉलम का नाम मेरा हो गया 6th, और उस नाम वाले कॉलम में वैल्यू क्या होगा वो मैं इक्वल टू में लिख देता हूँ new_col, मतलब 6 नाम का एक नया कॉलम बनेगा और उसमें वैल्यू होगा 51 से लेके 60 तक। देखिए 6 नाम का एक नया कॉलम बना, और इसमें जो वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रहा है वो 51 से लेके 60 तक हो रहा है, क्योंकि new_col नाम से मैंने जो वैल्यू तैयार किया था वो df 6 नाम के कॉलम में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कॉलम को डिलीट कैसे करेंगे, है ना। कॉलम को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए हम लोग 2 तरीका यूज़ कर सकते हैं। एक तो डिलीट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं del, और फिर df लिख करके हम स्क्वायर ब्रैकेट में उस पार्टिकुलर कॉलम का नाम लिखेंगे जो हम डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा del स्पेस दिया df और लिख दिया फर्स्ट। रन करते हैं, क्या होता है, देखिए फर्स्ट वाला जो कॉलम था हमारा वो डिलीट हो गया है, अब डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो तरीका हम यूज़ करते हैं डिलीट करने के लिए वो हम पॉप का यूज़ कर सकते हैं। तो हम df.pop लिखेंगे, ठीक है, और पॉप फंक्शन के अंदर उस पार्टिकुलर कॉलम का नाम लिखेंगे जिसे हम पॉप करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। थर्ड लिख दिया मैंने, रन किया। देखिए थर्ड वाला जो कॉलम है वो अब यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉलम को ऐड करना और डिलीट करना सीख लिया, ठीक है। अब हम सीखेंगे रीनेम करना। कॉलम का जो नाम है उसको रीनेम करना, बदलना, ठीक है। तो जैसे अभी मेरा जो कॉलम है यहाँ पे उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। उसको मैं बदलना चाहता हूँ, क्या करना होगा, उसके हम लिखेंगे df.rename, रीनेम फंक्शन का यूज़ करेंगे, और उस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे कॉलम्स इक्वल टू, और याद रहे यहाँ पे डिक्शनरी के रूप में आपको जो है वैल्यू पास करना होगा, एक की और दूसरा वैल्यू। तो की होगा आपका पुराना जो वैल्यू है कॉलम का नाम है वो, और वैल्यू जो पास होगा उसमें आप नया वो वैल्यू दीजिएगा जो आपको रिप्लेस करके बदल के लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पुराना वैल्यू लिखा फर्स्ट, और उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ 1 से, ठीक है। कॉमा दे दिया मैंने। दूसरा अगर मुझे और वैल्यू को पास करना है तो दूसरा मैं लिख देता हूँ 5th, और इसको रिप्लेस कर देता हूँ 5 से, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाला जो कॉलम नेम है वो बदल के 1 होना चाहिए और 5th वाला 5। रन करके देखता हूँ, देखिए फर्स्ट वाले कॉलम का नाम 1 हो गया, 5th वाले कॉलम का नाम 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डॉट रीनेम का यूज़ करके आप रीनेम कर सकते हो कॉलम्स के नाम को, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखेंगे एडिशन ऑफ रोज़। रो को कैसे हम ऐड करते हैं, मतलब 2 अलग अलग डेटा फ्रेम को कैसे हम जोड़ते हैं। तो इसके लिए अब मुझे इस डेटा फ्रेम को हटा के नया डेटा फ्रेम बना लेना होगा। तो मुझे 2 डेटा फ्रेम बनाना होगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे जो यहाँ से हटा देता हूँ, या नया फाइल ले लेता हूँ मैं एक, और वहाँ पे 2 डेटा फ्रेम मैं बना लेता हूँ सिंपली, ठीक है। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम फिर वो लिखेंगे import pandas as pd। फिर मैं एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ df1 नाम से पहला डेटा फ्रेम बनाने के लिए, और इसमें हम लिखेंगे pd डॉट डेटा फ्रेम, d और f कैपिटल होगा उसका, और डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ वैल्यूज़, ठीक है। तो चूँकि यहाँ मैं 2 कॉलम बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले लिया। पहले मैंने वैल्यू डाल दिया 1,2, दूसरे में लिख दे रहा हूँ 3,4, और कॉलम्स इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं कॉलम का नाम दे देता हूँ। तो पहला जो मेरा कॉलम होगा उसका नाम होगा ए,
और दूसरा जो कॉलम होगा उसका नाम मैं लिख देता हूँ बी। इसमें ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 और 3 और बी का वैल्यू आएगा 2 और 4। मैं इसे रन करा के भी आपको दिखा देता हूँ। मैं प्रिंट करके देखता हूँ df1 क्या आता है। ये नया फाइल था इसलिए सेव करने के लिए मांग रहा। मैं इसे कोई भी नाम न्यू df नाम से मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ। अब देखिए क्या आता है। देखिए ए में आया मेरा वैल्यू 1 और 3 और बी में आया 2 और 4। तो इस तरह का डेटा फ्रेम ये तैयार हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। इसी तरह का मैं एक और जो है डेटा फ्रेम बनाता हूँ। तो नया डेटा फ्रेम बनाने के लिए एक और वेरिएबल मैं ले रहा हूँ df2 नाम से, और इसमें भी बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे df2 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम फंक्शन ओपन करते ही चूँकि दो वैल्यू पास करना है, दो कॉलम बनाना है, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो और स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग ले लेंगे। और इसमें पहला मैं लिख देता हूँ 5,6 और दूसरे में मैं लिख दूँगा 7,8। ठीक है, तो ये दूसरा डेटा फ्रेम मेरा बन जाएगा। इसमें मैं कॉमा देके कॉलम्स पास कर देता हूँ। कॉलम्स इक्वल टू वही लिख देना होगा ए कॉमा बी। अगर कॉलम का नाम हम अलग लिखते हैं तो वो अलग कॉलम बनेगा। ठीक है, अभी मैं बाद में नाम चेंज करके भी दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मुझे सेम नाम लिखना होगा। ठीक है, अगर ऐड करना है तो अब क्या करना होगा, मुझे ऐड करने के लिए एक नया डेटा फ्रेम लेना होगा जिसमें कि दोनों डेटा फ्रेम ऐड होके आउटपुट आ जाए। तो मैं एक न्यू अंडरस्कोर df नाम से नया डेटा फ्रेम ले रहा हूँ और उसमें मैं लिख दूँगा df1 डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन का हम यूज़ करते हैं ऐड करने के लिए। ठीक है, तो df1 डॉट अपेंड df2 मतलब df1 में df2 को क्या करना है, ऐड करना है। अपेंड फंक्शन यूज़ करते हैं इसके लिए। और अब मैं प्रिंट करा देता हूँ न्यू अंडरस्कोर df को। रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए इसमें जो है दोनों डेटा फ्रेम एक साथ जुड़ गया है। आपका ए और बी नाम का कॉलम है जिसमें कि 1 3 5 7, बी में 2 4 6 8 आ रहा है, और जो इसका रो इंडेक्स है वो 0 1 0 1 दोनों में आ रहा है। ठीक है, पहला डेटा फ्रेम का 0 1 फिर दूसरे डेटा फ्रेम का 0 1 इस तरह से आ गया। अब जो मैं वहाँ पे उस समय बता रहा था आपको, अगर वैल्यू चेंज कर दूँ, नाम चेंज कर दूँ, मैंने कैपिटल बी कर दिया। अब देखिए अब क्या हुआ, कैपिटल बी के लिए एक अलग से जो है कॉलम बन गया है यहाँ पे, है ना। कैपिटल बी वो बिल्कुल अलग है और उसमें वैल्यू में क्या आ रहा है, ना नोट ए नंबर, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, नेम जो होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए अगर दो डेटा फ्रेम को आप आपस में जोड़ना चाहते हो तो। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ मैंने नया वेरिएबल लिया था न्यू df। ठीक है, उसके बदले में पुराना ही जो वेरिएबल है df1 उस पर ही मैं रन करा के देखता हूँ। देखिए वही आउटपुट आ रहा है जो पहले आया था। तो आप नया वेरिएबल भी ले सकते हो डेटा फ्रेम दो जो होता है उसको जोड़ने के लिए, या फिर उसी डेटा फ्रेम में से किसी एक डेटा फ्रेम का नाम जो है लेकर हम लोग उसको आगे कंटिन्यू जोड़ सकते हैं। तो उसमें दोनों में आपको सेम आउटपुट आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें डिलीशन ऑफ रो को हम कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, रो को डिलीट करने के लिए जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ड्रॉप फंक्शन का। तो इसके लिए मैं एक और नया वेरिएबल ले लेता हूँ। कुछ भी आप नाम ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आपको भी लेना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू अंडरस्कोर df नाम का एक वेरिएबल ले लिया और अब हम रो को डिलीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कॉलम को डिलीट किया था। ठीक है, तो रो को डिलीट करने के लिए हम लिखेंगे df1 डॉट ड्रॉप, मतलब डेटा फ्रेम 1 में से हमको ड्रॉप करना है रो को। कौन सा रो, 0 में लिख देता हूँ। ठीक है, अब रन करा के देखता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ मैं df न्यू अंडरस्कोर df को। ठीक है, अब क्या होगा, डेटा फ्रेम 1 में से 0 वाला जो रो है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 वाला रो जो है वो गायब हो गया, सिर्फ फर्स्ट रो 1 रो जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रो का इंडेक्स लिख सकते हो, जो इंडेक्स लिखोगे वो आपका वहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। अभी मैंने 1 लिखा तो 1 जो है वो ड्रॉप हो गया, सिर्फ 0 दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रो को हम कैसे रिमूव करते हैं डेटा फ्रेम में से। ठीक है, उसके लिए हम ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे df डॉट ड्रॉप। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइटरेट ओवर रो इन डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में आइटरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे नया फाइल बनाना होगा। मैंने नया फाइल ले लिया। यहाँ पे मैं एक
प्रोग्राम बना लेता हूँ। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये तो लिखना ही पड़ेगा, इंपोर्ट करना होगा पांडास को, ठीक है। और यहाँ मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ, तो डेटा को मैं डिक्शनरी के रूप में ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमको 4-5 जो है वो डेटा चाहिए। तो डेटा में मैं पहला जो डिक्शनरी में की है उसको मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, STU_नेम, और उसमें वैल्यू मैं लिस्ट पास करके कोई भी 2 वैल्यू लिख देता हूँ। जैसे नाम में राज कॉमा करण, चलिए मैंने ये लिख दिया, कॉमा देंगे हम। और दूसरा फिर नेक्स्ट की मैं लिखता हूँ इसमें एज, ठीक है, तो एज मैंने लिख दिया और कॉलन दे करके उसका जो वैल्यू होगा 2 वैल्यू मैंने ऊपर पास किए, यहाँ भी 10 और 12 2 वैल्यू मैं पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट की मैं ले लेता हूँ फेवरेट कलर। इसके लिए FAV_COL नाम का मैं एक की बना ले रहा हूँ और इसमें वैल्यू मैं पास कर देता हूँ लिस्ट में कोई भी 2 कलर, ठीक है। तो जैसे ब्लू और रेड मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये फेवरेट कलर में लिस्ट तैयार हो गया। कॉमा दे करके नीचे आता हूँ मैं, फिर एक की बना लेता हूँ ग्रेड नाम का, ठीक है। तो यहाँ ग्रेड नाम का की बना के उसमें मैं वैल्यू पास कर देता हूँ A और C, चलिए, तो A और C 2 ग्रेड हो गया मेरे पास। तो इस तरह का पहले आपको एक डेटा फ्रेम बना लेना होगा सिंपल, तब आप उसको इटरेट कर सकते हो, ठीक है। रो के रूप में, कैसे रो के रूप में हम उसको इटरेट करते हैं, रो वाइज कैसे हम वैल्यू को डिस्प्ले कराते हैं, वो हम इस पार्टिकुलर पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक डेटा तैयार कर लिया, अब उसको डेटा फ्रेम में बदलना होगा, तो फिर वही लिखना होगा df=pd.data_frame, और मैंने डेटा को वहाँ पे डाल दिया, ठीक है, डेटा फ्रेम बनाने के लिए। और कॉलम्स इक्वल टू, चूँकि यहाँ कॉलम जिस अरेंजमेंट में हम लिखेंगे वही अरेंजमेंट में शो होता है, तो मैं कॉलम का अरेंजमेंट वैसे ही लिख देता हूँ जैसे मुझे चाहिए। पहला में STU_नेम, दूसरे में एज, तीसरे में फेवरेट FAV_COL, और लास्ट जो होगा मेरा वो ग्रेड। तो इस तरह से आप जिस क्रम में चाहते हो कॉलम को डिस्प्ले कराना आप वैसे लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे ही लिखो। आप अगर पहले ग्रेड को डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आप पहले ग्रेड को लिखोगे, बाद में स्टूडेंट नेम चाहते हो तो बाद में स्टूडेंट नेम लिखोगे, ठीक है। मैं यहाँ उसी सीक्वेंस में लिख रहा हूँ जिस सीक्वेंस में मैंने डिक्शनरी में पास किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप जिस कॉलम को देखना चाहो वो इंडिविजुअल कॉलम का नाम लेके वो भी देख सकते हो। तो यहाँ से मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है। ये मेरा एक डेटा फ्रेम बन चुका है। तो पहले मैं इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देखता हूँ कि ये क्या आउटपुट आ रहा है अभी जनरल, ठीक है। ये भी बिल्कुल नया फाइल है, तो सेव करने के लिए मांग रहा है, मैं भी इसे कुछ और नाम से सेव कर देता हूँ, न्यू नाम से सेव कर दे रहा हूँ। देखिए ये है मेरा नॉर्मल डेटा फ्रेम, ठीक है, जिसमें कॉलम है मेरा स्टूडेंट नेम, एज, फेवरेट कलर, ग्रेड, ये सारा वैल्यू आ गया आपका, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, इसको इटरेट करना है, ठीक है, ओवर रोज़, रो वाइज जो है इसको इटरेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर लूप चलाना पड़ेगा एक, ठीक है। तो फॉर लूप चलाते वक्त 2 आपको वेरिएबल लिखना होगा, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं फॉर इंडेक्स लिख दिया ताकि ईजी हो जाए समझने में कि इंडेक्स मैं वहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं लिखा फॉर इंडेक्स कोमा रो इन df.iterRows, ये आपका फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंडेक्स और रो के बदले आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे प्रिंट करना है जैसे रो को, मैं रन करता हूँ अब प्रिंट रो लिख करके। देखिए अब मेरा क्या आया, रो जो है वो मेरा रो वाइज डेटा आ रहा है, ठीक है। पहले रो में स्टूडेंट नेम है राज, एज है 10, फेवरेट कलर है ब्लू और ग्रेड है A। ये पहला रो का जो है वो सारा डिटेल है, ठीक है। तो रो वाइज जो है ये डिटेल आपको शो कर रहा है। तो पहला रो आपको पहले शो कर रहा है, उस रो में क्या क्या कॉलम्स है और क्या क्या वैल्यू है। उसी तरह दूसरा जो आपका नीचे रो है उसमें दूसरा जो रो का वैल्यू है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो दोनों अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ऊपर ओरिजिनल डेटा नाम से।
ताकि आपको जो है वो आसानी हो देखने में। ऊपर जो ओरिजिनल डेटा है वो भी दिखे और नीचे जो आइटरेट होने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो भी आपको दिखाई दे। ठीक है, तो इसके लिए ओरिजिनल डेटा कॉमा DF में प्रिंट कर दे रहा हूँ, बट यहाँ पे एक साथ आ गया, कुछ गैप नहीं दिख रहा। तो एक और मैं प्रिंट स्टेटमेंट फॉल्स लिख देता हूँ लाइनिंग के लिए, है ना। और चूँकि ओरिजिनल डेटा के बाद बगल में ही प्रिंट हो जा रहा है STU नेम, आप देख रहे हो, तो उसको हटाने के लिए अभी बगल में ही प्रिंट हो रहा है तो वो अरेंजमेंट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल डेटा के साथ हम /n लगा देते हैं। ठीक है, जो प्रिंट ओरिजिनल डेटा मैंने लिखा है वहाँ पे /n लगा देने से क्या होगा, जो स्टूडेंट नेम और एज और फेवरेट कलर और ग्रेड जो आ रहा है वो बिल्कुल सही सीक्वेंस में आ जाएगा, कॉलम का हेडिंग सही आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल डेटा के अंदर /n लिख देता हूँ न्यू लाइन के लिए। अब रन करता हूँ, देखिए अब सही आ रहा है, ओरिजिनल डेटा ऊपर लिखा हुआ है, नीचे जो है आपका बिल्कुल सही कॉलम सीक्वेंस आ गया है। अब देखिए यहाँ पे कॉलम वाइज जो है डेटा आ रहा है, ये रो वाइज जो है डेटा आ रहा है। पहले रो में मेरा था राज 10 ब्लू और ए, बिल्कुल वही आ रहा है, राज 10 ब्लू और ए आ रहा है, स्टूडेंट नेम एज फेवरेट कलर और ग्रेड, इस तरह से। ठीक है, तो ये आइटर रोज़ का काम होता है, रो वाइज जो है वो वैल्यू को इटरेट करना, रो वाइज जो है वैल्यू को डिस्प्ले कराना। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रो ही नहीं, आप इंडेक्स भी डिस्प्ले करा सकते हो, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स भी पास कर देता हूँ और अब रन करा के देखता हूँ क्या होगा। देखिए अब जो है इंडेक्स भी आने लगा, 0 इंडेक्स पहले लिख रहा है, ठीक है, और सारा वैल्यू, उसके बाद 1 इंडेक्स है, उसके बाद सारा वैल्यू। तो ऐसे आप इंडेक्स को भी दिखा सकते हो। इवन यहाँ पे आप रो में अभी सारा रो आ रहा है, मैं कुछ इंडिविजुअल रोज़ को ही देखना चाहता हूँ, कुछ स्पेसिफिक रोज़ को, तो उसके लिए क्या करेंगे, रो के साथ स्क्वायर ब्रैकेट हम पास कर देंगे और वहाँ पे उस रो का नाम लिख देंगे जो रो हमको देखना है। ठीक है, रो का कौन सा वैल्यू हमें डिस्प्ले होना चाहिए। चूँकि रो में सारे कॉलम्स का वैल्यू दिख रहा है, तो मुझे रो में जो है स्टूडेंट नेम चाहिए। रन करा के देखता हूँ, अब देखिए स्टूडेंट नेम ही सिर्फ हमें डिस्प्ले हो रहा है, राज और करण, देख रहे हो आप। ठीक है, अब मुझे और अदर जो है कुछ 1-2 और रो चाहिए, तो यहाँ कॉमा दे करके हम फिर से जो है रो लिख सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में नया रो का वैल्यू हम लिख सकते हैं, रो का नाम लिख सकते हैं जो कि हमें डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे मैं ग्रेड जो है वो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। अब रन करके देखता हूँ, देखिए अब क्या हो रहा है, रो वाइज जो वैल्यू आ रहा है उसमें स्टूडेंट नेम वाला जो कॉलम है उसका रो आ रहा है और ग्रेड वाला जो कॉलम है उसका रो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रहा है, देखने को मिल रहा है। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आइटर रोज से हम क्या करते हैं, किस तरह का डेटा जो है डिस्प्ले होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें आइटर आइटम्स। ठीक है, आइटर आइटम्स में क्या होगा, इसमें आइटम के हिसाब से हम लोग जो है इसको आइटरेट कर सकते हैं। अभी जनरली मैं इसे रन करके देखता हूँ, देखिए अभी जो है जो मेरा पहले लिखा हुआ था रो और इंडेक्स, है ना, और ग्रेड, ये अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो आइटर रोज जो है इस तरह से काम नहीं करता है, इसका थोड़ा सा टेक्निक अलग है। मैं इसे पहले यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दिखाता हूँ कि इसका जनरल आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ देखिए अब जो डिस्प्ले हो रहा है ये कॉलम वाइज डिस्प्ले हो रहा है, आइटम वाइज। ठीक है, पहला जो मेरा कॉलम था वो था राज और करण, पहले वो डिस्प्ले हो रहा है और फिर उसका नाम डिस्प्ले हो रहा है स्टूडेंट नेम। दूसरा जो मेरा कॉलम था उसमें था एज जो कि 10 और 12 था। तीसरा जो कॉलम था वो फेवरेट कलर था जिसमें ब्लू और रेड था, वो डिस्प्ले हो रहा है। और लास्ट जो कॉलम था वो मेरा ग्रेड था जो कि ए और सी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप कॉलम वाइज डिस्प्ले कर सकते हो। तो रो वाइज डिस्प्ले करने के लिए हम आइटर रोज यूज़ करते हैं और कॉलम वाइज डिस्प्ले करने के लिए आइटर आइटम्स। तो आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। इंडेक्स देना चाहो तो आप यहाँ इंडेक्स भी दे सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।